हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। तो ये एक वार्षिक दस्तावेज होता है जिसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की निगरानी में तैयार किया जाता है और इसमें पिछले वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े और आकलन शामिल होते हैं, जैसे समष्टि आर्थिक रुझान यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें जीडीपी वृद्धि, महंगाई और राजकोषीय घाटा को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद क्षेत्रवार प्रदर्शन यानी कि सेक्टोरल परफॉर्मेंस, इसमें कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और अवसंरचना की विस्तृत समीक्षा की जाती है। इसके साथ साथ नीतिगत सुधार के बारे में भी देखा जाता है, जिसमें सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन और भविष्य की रणनीतियों के लिए सुझाव दिए जाते हैं। ये केंद्रीय बजट के विपरीत होता है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण बाध्यकारी नहीं होता है और परंपरा के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। हमारा केंद्रीय बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाला है और आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी 2026 को पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया है। अब इसकी जो खास बातें, आर्थिक सर्वेक्षण एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, उसको पूरा कॉपी करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके जो की पॉइंट्स थे वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर दे रही हूँ। तो इसमें जो खास बातें दी गई हैं वो क्या है, तो वित्त वर्ष 2025-26 में रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.4% रहने की उम्मीद है और जबकि ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए ग्रोथ 7.3% रह सकती है। केंद्र सरकार की आमदनी भी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर ये जीडीपी के 9.2% तक पहुंच गई है और सेवा निर्यात में मजबूत बढ़त देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह 13.6% बढ़कर 387.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें 36.63 करोड़ खाते गांव और छोटे शहरों में हैं। तो मेनली आर्थिक सर्वेक्षण पिछले साल का खाका तैयार करता है, जिसमें पिछले साल में क्या ग्रोथ हुआ, क्या कमी घाटा हुआ, वो सारा डिटेल इसमें रहता है। किस योजना के तहत क्या प्रोग्रेस किया गया है, ये सारा डिटेल इसमें होता है। भारत की संभावित ग्रोथ क्षमता जो है वो करीब 7% आकी गई है। वहीं वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। साल 2024-25 में अनाज का उत्पादन बढ़कर 35.77 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के करीब 254 लाख टन ज़्यादा है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। सितंबर 2025 तक बैंकों का ग्रॉस एनपीए घटकर 2.2% रह गया है, जो कई सालों का सबसे निचला स्तर। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं बैंक के, वो कई सालों के निचले स्तर पर आ गया है। फिर जनवरी 2026 तक ई श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से ज़्यादा असंगठित मजदूरों का पंजीकरण हो चुका है। इसमें 54% महिलाएं हैं। मतलब पिछले साल महिलाओं का प्रदर्शन हर सेक्टर में काफ़ी अच्छा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली और दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीवीए क्रमशः 7.72% और 9.13% बढ़ा, जो उद्योग में सुधार का संकेत है। और 16 जनवरी 2026 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 701.4 अरब डॉलर हो गया है, जो 11 महीने के आयात और 94% बाहरी कर्ज के लिए काफ़ी है। तो विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा है।
दिसंबर 2025 तक वित्त वर्ष 2025-26 में 2.35 करोड़ नए डीमेट खाते खोले गए हैं। अब कुल डीमेट खातों की संख्या 21.6 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। सितंबर 2025 तक निवेशकों की संख्या 12 करोड़ के पार पहुंच गई, जिसमें करीब 25% महिलाएं हैं। तो यहाँ भी महिलाओं का प्रदर्शन अच्छा देखा गया है। साल 2005 से 2024 के बीच दुनिया के कुल सामान निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 1.8% हो गई है। तो पूरे दुनिया में जो टोटल निर्यात होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी जो है वो बढ़कर 1.8% हो गई है। और भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत करीब 1.60 लाख करोड़ रुपए की निवेश वाली 10 बड़ी परियोजनाओं से देश की घरेलू क्षमता को मजबूती मिली है और भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा पाने वाला देश बना हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में विदेश से आने वाला पैसा बढ़कर 135.4 अरब डॉलर हो गया है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा पाने वाला देश कौन है? भारत। ये पैसा पाने वाला मतलब पैसा जो दूसरे देश में भारतीय नागरिक रहते हैं, NRI वगैरह, उनके थ्रू या अलग अलग तरीके से भी जो पैसा भारत में आता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा पाने वाला देश भारत बन गया है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान देश में औसत महंगाई 1.7 रही, जो काफ़ी काबू में मानी जा रही है। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो इसके तहत अब तक किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद दी जा चुकी है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4.09 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद दी जा चुकी है। बिजली वितरण कंपनियों के लिए बड़ा बदलाव आया है। वो क्या? तो वित्त वर्ष 2024-25 में डिस्कॉम ने पहली बार 2,701 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है। तो बिजली कंपनियों को भी लाभ हुआ है। अब मनरेगा की बात करें तो मनरेगा से जुड़ा विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम गांवों में रोजगार को 2047 के लक्ष्य के मुताबिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा सुधार माना गया है। अभी कुछ दिन पहले ही मनरेगा के जगह पे जी राम जी कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 14 सेक्टरों में 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश आया है। इससे 18.7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा उत्पादन हुआ और 12.6 लाख से ज़्यादा नौकरियां बनी। जो निवेश आया उससे ये सब फायदे हुए हैं। अगर हाईवे और रेलवे नेटवर्क की बात करें तो इनमें भी बड़ी बढ़त हुई है। 2013-14 में जहां हाई स्पीड कॉरिडोर 550 किलोमीटर थे, वहीं दिसंबर 2025 तक यह बढ़कर 5,364 किलोमीटर हो गए हैं। और वित्त वर्ष 2025-26 में 3,500 किलोमीटर नई रेल लाइन जोड़ी गई है। घरेलू एविएशन मार्केट में भी काफ़ी प्रोग्रेस देखा गया है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन गया है। 2014 में जहां 74 एयरपोर्ट थे, वहीं 2025 में इनकी संख्या बढ़कर 164 हो गई है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण के की पॉइंट्स थे जो मैं एक जगह कलेक्ट कर दी हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण कौन पेश करता है, किसके निगरानी में इसको तैयार किया जाता है, ये सब हम लोग डिस्कस किए हैं आज की वीडियो में। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।